सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताते हैं भाई हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है। काफ़ी आसान सी चीज़ है, ये भी नया चैप्टर आ गया है बच्चों, और लेक्चर भी बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि हमारा मिड सेम चल रहा था हमारा कॉलेज का। तो चलिए ठीक है, चीज़ें होती रहती है, कभी लेट कभी जल्दी। तो हीट एंड टेम्परेचर हम आज आपको बताने वाले हैं। बेसिक सा रहेगा लेक्चर, हम बस इंट्रोडक्शन देंगे आपको, है ना। लिखने की भी ज़रूरत नहीं के बराबर है, ठीक है। देखिए हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअली में तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर भाई चैप्टर ही नहीं है, एनसीईआरटी में तो चैप्टर ही नहीं है हीट एंड टेम्परेचर, ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों मैं बता दूँ आपको कि हीट एंड टेम्परेचर को ही एनसीईआरटी में बोल दिया गया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो आपको चैप्टर दिया गया है ना एनसीईआरटी में, तो उसी को बोल दिया जाता है हीट एंड टेम्परेचर के फॉर्म में भी। जहाँ जिसको जैसा बोलना है बोलने दीजिए, है कि नहीं बच्चों। तो इस टाइप से बोला जाता है। ये क्या है बच्चों, ये इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें चीज़ें देखने वाले हैं कि मान लेते हैं ना कि देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज है। थर्मल का मतलब थोड़ी सी तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्या है ये थर्मल। इसका मतलब है कि मतलब कुछ चीज़ें हीट वगैरह होगी। थर्मल मतलब वही तो होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ मैं। मान लीजिए पुराने ज़माने में जो होते थे, हम लोग लकड़ी का गोल चक्का बनाते थे, याद है आपको। हम लोग नहीं, हमारे एंसेस्टर जो होंगे वो बनाते होंगे। ये गोल चक्का जो हम लोग बनाते थे ताकि चीज़ें आसान हो जाए, ट्रेवलिंग में चीज़ें आसान हो जाना चाहिए था, इसीलिए हम लोग बनाते थे। लेकिन याद रखिएगा, ये चक्का अगर लकड़ी का है और लकड़ी के चक्के पे अगर आपने कोई इस पे स्ट्रिप नहीं डाला है ना, तो ये जल्दी टूट जाता है कि नहीं। जल्दी टूट जाता है यार, और जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि रोड पे इसको चलना है ना, इसको चलना है रोड पे। तो रोड पे चलने से ख़राब भी तो हो सकता है बच्चों। लेकिन अगर इस पे हम एक पट्टी डाल दें, पट्टी का मतलब ऊपर से इस टाइप से ऐसे गोल रिंग टाइप का डाल दें, है ना, ऊपर से कुछ मेटल का, तो मेटल उसको ड्यूरेबल बना देगा, मतलब बहुत दिनों तक चलेगा। लकड़ी यार डायरेक्टली टूट जाएगा ना, अगर रोड पे लकड़ी का चक्कर दौड़ा दे तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया कि इस पे अगर हम कुछ सॉलिड कुछ मटेरियल डाल दें तो काम बन जाएगी। तो हमारे जो पूर्वजों थे, जो आदिवासी थे, वो लोग क्या किए ना, वो लोग इस पे एक स्ट्रिप डाल दिए। मेटल का स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है बच्चों। मेटालिक स्ट्रिप, ये बच्चों है मेटालिक स्ट्रिप। और इसको चढ़ाया कैसे गया होगा, मतलब इस पे डाला कैसे गया होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, पहले इसको थर्मल हम इसको गर्म कर देते हैं, मतलब कि इस पर हीट करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो एक्सपैंड ही तो होता है यार। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लगते हैं, तो वो और ज़्यादा फैलने की कोशिश करता है। तो उसी कारण से आपने देखा होगा कि लोहा को अगर हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी दे दिया, आपने हीट कर दिया उसको, तो ये फैलने लगता है। तो जब हमने हीट कर दिया ये फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो हम इस पर रख देंगे, और फिर अपने आप जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो अपने आप फिर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसी कारण इस पर हम बैठा देते हैं। तो ये तरीका है बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा हम चीज़ें करते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, एक ऐसा थोड़ी, एक ही एग्जाम्पल थोड़ी है, बहुत सारा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जो लोहार होते हैं, जो अगर मान लेते हैं ये सीधा रोड है, इस रोड को पीट के हमें कुछ करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और हम अगर लेंथ चेंज करना चाहें तो हम लेंथ और बढ़ा सकते हैं, पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, कोई शेप भी दे सकते हैं। तो ये सब सारा थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है मैटर का। सिंपल होने वाला है बच्चों, इसका चीज़ आगे यूज होता है। ये चैप्टर से ठीक है उतना सवाल नहीं आता, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा आगे होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, हीट एंड टेम्परेचर देख लेते हैं भाई। हीट मतलब कि गर्म करना, है ना। जैसे चीज़ों को हम लोग हीट कर रहे हैं ठंड के दिनों, अभी ठंड के दिन आएंगे तो हम अपने हाथ पैर सेकते हैं, है ना, तो हीट रहती है ना वो। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, मैंने ऐसे करके लाया है हीट और टेम्परेचर के बारे में बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हीट में आप देख सकते हैं कि हीट में क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, ये दोनों डेफिनेशन है इसका, हम आगे और चीज़ें अच्छे से बताएंगे। इसको जूल या कैलोरी में हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर आप कैसे मेजर करते हैं। आपको बुखार लग गया तो बोलते हैं ना टेम्परेचर हाई हो गया अपना बॉडी का,
तो भाई उसमें सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट ऐसे ही तो मेजर करते हैं। फीवर होता है तो उसी में मेजर करते हैं हीट को पॉजिटिव, क्योंकि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो आप उसका हीट और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, है ना। हम उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तभी तो हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर हम डाउन या अप कर सकते हैं। होता है ना, कभी टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उधर बर्फ़ में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये अगर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड जाना है तो ये जा सकता है, राइज विल बी हीटेड, राइज व्हेन हीटेड, फॉल व्हेन कूल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, गोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। बिल्कुल देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि हीट में अगर आपने किसी चीज़ को हीट करके छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा नहीं, वहाँ से और घटेगा। अरे यार, हम इस पेन को यहाँ पे हीट कर दिए, फ्लेम जला दिए, तो यहाँ पे जलता जाएगा। तो अगर हम वो जलता रहेगा, फ्लेम जा रहा है इस पर, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हम इसे हटा दें, यहाँ पे जिस लाइटर से हम लोग इसको जला रहे हैं उस लाइटर को हटा दें, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब हम लोग इसको हीट करेंगे। और अगर उसको कूल करना चाहते हैं तो हम लोग कूल भी कर सकते हैं, फ्रिज भी है। टेम्परेचर ऐसे हो सकता है। कैलोरीमीटर का यूज करते हैं अगर आपको हीट को नापना है, और थर्मोमीटर का यूज करते हैं अगर आपको टेम्परेचर को नापना हो। चीज़ें बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पे हीट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लकड़ी जल रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम बेसी हो सकता है, नापने का तरीका है। हीट तो आपको हीट, देखिए आपको आगे मैं बताऊंगा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, बताया जाता है, मैं बताने वाला हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस थर्मोमीटर मतलब इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर कर रहा है कि इस हीटिंग स्टेट में जो ये है लकड़ी, इसके पास रख रहे हैं तो इस पर टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन दूर रख रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बोला बच्चों कि, है ना, अगर हीट है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन ये दूरी कम है तो इसका हॉटनेस यहाँ तक कम पहुँच रहा है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये छोटा सा मैंने ऐसे ही लिख के लाया था, हीट और टेम्परेचर में मैंने तो अभी आपको बता ही दिया। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि हीट इज़ द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी टू अ बॉडी और द होटर टेम्परेचर टू वन ऑफ द कूलर टेम्परेचर। बिल्कुल हॉट से कूल की तरफ आता है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्या होता है, वो मेजरमेंट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ हम आगे समझा देंगे बच्चों, क्योंकि ये चीज़ें रिलेट होंगे तभी समझ में आएगा। आप जब सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे आप डिफिनेशन अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आगे भूल जाइएगा। लेकिन इसका एक्चुअल यूज जब होगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो हीट को और अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, हीट को और अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था पीछे बच्चों, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग जूल में भी मेजर करते हैं। आपको याद होगा वर्क डन को जूल में, और फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है उसको भी जूल में ही मेजर करते हैं, हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हीट है, ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी को हमने जूल में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन एक्चुअल यहाँ पे अगर हम कभी कभी यूज करते हैं तो कैलोरी का यूज करते हैं, कैलोरी, जिसको सी से हम लोग लिख देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिट विच फ्लोज फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और ट्रांजिट करता है फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मैंने पीछे तो बताया, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस हो, कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं पे 80 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। बिल्कुल। अब बोला जा रहा है कि रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विथ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल। अरे यार, कोई चीज़ हीट वगैरह हो रही है ना, तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ जाता है, मैं बता रहा हूँ अभी। तो वही रैंडम मोशन जब बढ़ जाता है तो उनमें एनर्जी आ जाता है, तो उस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों आपको, है ना, मैं बता रहा हूँ, फिर से बताऊँगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कैलोरी जो हम ये रिप्रेजेंट करना है, ये एक्चुअली में होता क्या है। इसको बोला जाता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी given to 1 gram of water to
amount of heat energy given to 1 gram of water to raise its temperature by 1 degree Celsius is 1 कैलोरी। इसी को 1 कैलोरी बोल दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये 1 कैलोरी का डिफिनेशन होता है कि अगर आपने जो हीट एनर्जी दिया है ना 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको राइज कराने में। एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई किसी वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं 14.5 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको 1 डिग्री सेल्सियस रेज कराना है, मतलब 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर दिया, तो उसमें जितना हीट एनर्जी को आपने दिया है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने दिया है, वही 1 कैलोरी है। ठीक है, सिंपल है यार, है ना। बस ऐसा डिफाइन करने का तरीका है। मैं एक चीज़ और अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ये जो रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी होता है ना, उसको इंटरनल एनर्जी बोल दिया जाता है। उसका अच्छा एप्लीकेशन आप ये समझ सकते हैं, थर्मोकपल, हाउ इट्स वर्क। थर्मोकपल का काम क्या होता है, कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात समझना जरूरी है, हीट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैंने बोल दिया आपको पहले ही कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करेंगे, जिससे हमारा चीज़ें आसान हो जाती है। यही तो हम करते आए हैं बच्चों। तो थर्मोकपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा चीज़ है जो हीट एनर्जी को हीट करने पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आपने 2 वायर ले लिया है, ये वायर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से। ये वायर आप देखिए, ये जो इस टाइप का दिया गया है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही होता है। ये 2 वायर इस पे लगा होता है, दोनों अलग अलग मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ से अगर आप हीट करेंगे ना इसको, अगर आप यहाँ पे फ्लेम डाल रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, और इसके भी मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो बढ़ने के कारण इनके जो एटम्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं, उनके कारण उनमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है ना। उसको रीबैक इफेक्ट भी बोल देते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रीबैक इफेक्ट भी बोल दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होता है, उसके कारण ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये आपको अभी पढ़ना नहीं बच्चों कौन सा इफेक्ट के कारण हो रहा है, लेकिन ईएमएफ जनरेट होता है। उसके कारण अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा रैंडम मोशन वाले पार्टिकल्स कम रैंडम मोशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इससे जाकर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ये कोल्ड जंक्शन है, ठीक है ना, और यहाँ पे हॉट है। तो यहाँ से जाते जाते ये दोनों, क्योंकि ईएमएफ दोनों में है, और दोनों में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करता है। आ रहा है समझ में। टेम्परेचर डिफरेंस है तभी तो हीट का फ्लो होगा, अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट का फ्लो होगा। क्यों होता है आपको समझ में आ रहा है ना। तो उसी कारण यहाँ पे करंट का फ्लो होता है, तो यहाँ पे ये आपको रीडिंग भी दे देता है। ठीक है, तो ये होता है थर्मोकपल का काम। वो हीट यहाँ पे करने से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इतना भी नहीं कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल ही चीज़ें होती है। और भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि रजिस्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। बिल्कुल, अरे यार रजिस्टर हम क्यों लगाते हैं सर्किट में, बताया मैंने। रजिस्टर इसलिए लगाते हैं ताकि उसको करंट का वैल्यू को कम किया जा सके। तो कम करने के लिए भाई वो क्या करेगा, अपना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आता है ना उसी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होने से, घर्षण होने से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी करते हैं हम। ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, ठंडी में तो सब लोग घिसते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे गर्म लगने लगता है हथेली पे। क्यों, क्योंकि अब जब मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ना इस पर, तो वो एनर्जी आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण भी हीट जनरेट हो रहा है। हीट इंजन जो होते हैं, जो स्टीम इंजन जो आप पढ़े होंगे, वो हीट एनर्जी को भाई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रेन पहले हीट इंजन से भी चलता था, अपने उसमें कोयला डालते थे तो उसमें हीट जनरेट होता था, और हीट के कारण वो चलता था। तो भाई हीट एनर्जी से वो चल कैसे रहा है, ये भी तो सोचिए। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम अपने सुविधा के लिए उस चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। आप कुछ और अलग नहीं कर रहे हैं, आप एक फॉर्म से अलग फॉर्म में उसको ले जा रहे हैं। स्टीम इंजन आपने देखा ही होगा, चीज़ आसान है, इस टाइप से होती है बच्चों। तो देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ कि वर्क कैन कन्वर्टेड इनटू द हीट। बिल्कुल, आप काम करके हीट को ऐसे ऐसे करके, है ना, मतलब ऐसे करके क्या, बहुत सारा तरीका है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट होल हीट कैन नेवर कन्वर्टेड इनटू वर्क।
आप काम करके हीट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो हीट से टोटली वर्क को रिकवर नहीं किया जा सकता है, ये बोला जाता है। क्योंकि अगर आप काम करके हीट जनरेट किए हैं तो वो बस हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, कोई और भी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा जो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तो आप जब हीट को कन्वर्ट करना चाहेंगे वर्क में, अब इनिशियली आप आना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बस हीट में नहीं किसी और भी चीज़ में तो कन्वर्ट हुआ होगा, इसीलिए हम टोटली रिकवर नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ में आप 100% दे दिए तो ऐसा नहीं है कि आपको आउटपुट भी 100% ही मिल जाएगा ऐसा कभी नहीं होता है। उसी कारण से यहाँ भी देख समझ सकते हैं आप, वर्क आपने 100% किया, हीट जनरेट हुआ, लेकिन हीट से अगर आप आना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा 100%, है ना। क्योंकि भाई सब कुछ 100% नहीं होता है कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, ठीक है, इसी कारण से ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, वर्क बोल दिया उसको, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, बिल्कुल। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट प्रोड्यूस इज ऑलवेज रिमेन सेम, ये ऑलवेज सेम होता है। और इसको हमने बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं, जे, जूल नहीं जे बस बोल देते हैं। और जे एक कांस्टेंट है बच्चों, है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बस। और इसी को मतलब अगर आप बोलना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ENERGY एनर्जी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान तरीके, बहुत आसान है बच्चों, है ना, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप वर्क डन पर यूनिट हीट का वैल्यू जे होता है, ठीक है। इसका अगर आप यूनिट बताना चाहें तो वर्क डन का क्या होता है, जूल में मेजर करते हैं, और इसको क्या करते हैं बच्चों, ये इसी का तो वैल्यू आ रहा है, इसी का वैल्यू आ रहा है जूल में, और नीचे कैलोरी में। समझिएगा यहाँ पे जूल जो मैंने लिखा है, ये जे से कोई इसका रिलेशन नहीं है ना, ये जूल इसका यूनिट लिखा है ना वर्क का। यहाँ पे हीट का हमने लिखा है कैलोरी। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो इस टाइप से इसको मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बोल देते हैं, जो जे होता है यहाँ पे। चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए गए तो आपको बताया गया होगा कि 1 कैलोरी का वैल्यू लगभग 4.2 जूल के बराबर हो जाता है ना। क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है ना, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो ये जो है ना, इसका वैल्यू, ये कैलोरी का वैल्यू, 1 कैलोरी का वैल्यू इतना जूल आ जाता है। ये इधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो समझ सकते हैं। और इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, इसीलिए हम ये चीज़ लिख पा रहे हैं डायरेक्टली। और ये हर जगह पे हो जाता है वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है ना भाई, कांस्टेंट आ रहा है, सिंपल है यार। चीज़ें और क्लियर होंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही देख रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होता है, हमने हीट देख लिया, हीट किया। टेम्परेचर क्या है भाई, वही तापमान। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, मान लेते हैं कि केल्विन में मेजर किए, डिग्री सेल्सियस में जो आपका बुखार मेजर होता है, फ़ारेनहाइट में इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है ना। और भी चीज़ें हैं, और नापने का चीज़ें हैं, है ना, हमें बस 3 ही बताया जाता है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, और चीज़ें आसानी से हम निकाल सकते हैं। बोला जा रहा है कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज़ कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। हमें पता है, हम अगर किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो वो चीज़ गर्म लग रहा है, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं वो चीज़ ठंडा लग रहा है। लेकिन अगर हमको नापना है कि वो कितना ठंडा है, वो कितना गर्म है, क्योंकि भाई अब गर्म है तो कितना गर्म है पता तो होना चाहिए ना वही तो, पता तो होना चाहिए ना। तो पता करने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। और बोला जा रहा है द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बोला था मैंने, पीछे ही बताया था कि टेम्परेचर जब डिफरेंस होता है तभी हीट ट्रांसफ़र होती है, और वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। बिल्कुल आसान है बच्चों, ठीक है भाई। और एक चीज़ मैं और पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर इफ़ टू मटेरियल्स having same temperature, then they are in thermal equilibrium.
उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में हम बोल सकते हैं, है ना। मतलब टेम्परेचर ऑफ कोई ए सबस्टेंस इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कोई बी सबस्टेंस, ऐसे बोला जाता है ना। ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ये चीज़ें आगे यूज हो सकती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर बोल दिया जाए तो दोनों का टेम्परेचर बच्चों सेम होता है, सिंपल है ना। और चीज़ें अब हम आपको बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कोई डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में आ रहा है ना। जनरली हम लोग पढ़ते ही हैं, आगे आपको बता रहा हूँ। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बच्चों, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है ना, वही जो स्केल्स मैंने अभी आपको बताया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, है ना। समझिएगा चीज़ों को। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, इन डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में क्या होता है बच्चों, एक होता है स्टीम पॉइंट और एक होता है आइस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है भाई? स्टीम पॉइंट मतलब कि अगर मैंने हीट किया वाटर को और मैंने देखा, ये सब हम चीज़ें कब देख रहे हैं, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला जाता है ना, रूम टेम्परेचर बोला है ना बच्चों। रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर रूम के प्रेशर के बराबर ही हो, मतलब है ना, स्टैंडर्ड लेते हैं। अगर आपको चेंज करेंगे तो ये भी चीज़ें चेंज हो जाएगी। स्टीम पॉइंट मतलब कि पानी कब गर्म होता है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाता है। बोलते हैं आइस कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यही तो बोलते हैं हम लोग। अब बोलेंगे आप कि ये कैसे पता चला कि ये हमने लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको मेजर कैसे किया जा रहा है, तो ये हमने लिया बच्चों, है ना। और ये कैसे होता है, एक ट्रिपल पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो स्टेट्स होते हैं वो उस टेम्परेचर पे तीनों मिल जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि तीनों अगर स्टेट्स हमको चाहिए एक टेम्परेचर पे, उसको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोल देते हैं। वो चीज़ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पॉइंट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम अगर करते हैं तो वहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती है ना। वो केल्विन टेम्परेचर से मिलती है, उसके बाद हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। तो आपको उतना नहीं जाना है बच्चों, है ना। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टीम पॉइंट मानते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मानते हैं, आइस पॉइंट मानते हैं। उसी तरीक़ा से अगर आप देखे होंगे तो फ़ारेनहाइट, हमको स्पेलिंग नहीं याद आ रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल आप देख लीजिएगा, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है, स्टीम पॉइंट कब आता है बच्चों, 272 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आता है आई थिंक, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या आता है, आइस पॉइंट आता है। ये चीज़ें हमने करके देखा है, ये आपको नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी नहीं पता था, हम किताबों में देखें तब हम आपको बता रहे हैं, और ये चीज़ आया है, ठीक है। इसके बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अगर आपको किसी चीज़ का अगर दो चीज़ मिल गया, स्टीम और आइस पॉइंट, तो आप उसको निकाल सकते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई आपको बोल दिया कि 27 डिग्री सेल्सियस को बताइए फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन मतलब हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि अगर आप एक ग्राफ बना दें डिग्री फ़ारेनहाइट में और एक डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होता है कि देख सकते हैं आप, अगर 32 यहाँ पे अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यहाँ पे इसका आइस पॉइंट आ रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ से, अगर ऐसे बढ़ते जाएं, बढ़ते बढ़ते अगर हम एक पॉइंट पे आए जहाँ पे इसको स्टीम पॉइंट मिला, है ना बच्चों, स्टीम पॉइंट मिला। स्टीम पॉइंट कौन सा टेम्परेचर पे मिला, अगर डिग्री वाला देखें, यहाँ पे डिग्री वाला है ना, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मिला, और यहाँ इधर कितना मिला, 272 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मिला। ये चीज़ हमने देखा यहाँ से, और ग्राफ हमने बिल्कुल सही बनाया ना बच्चों, क्योंकि वैसे ही वेरी कर रहा है, लीनियरली ही तो वेरी कर रहा है भाई। जिस तरीक़े से ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ रहा है। अब सोचेंगे कि ऐसे क्यों नहीं बढ़ गया, भाई वैसा कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये लीनियर हो रहा है। देखेंगे तो आप जैसे जैसे ये यहाँ से बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देखेंगे ग्राफ तो यही आता है, ठीक है। चलिए, ये स्टीम हो गया, स्टीम पॉइंट। तो इस टाइप से हमने अगर ग्राफ बना लिया हो, ठीक है। अब चाहे तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी,
ऐसे भी करके अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। वाई मतलब क्या है, वाई स्केल पे क्या है फ़ारेनहाइट और एक्स पे सेल्सियस। तो हम लोग लिखेंगे वाई मतलब कि एफ इक्वल टू स्लोप क्या है इसका, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, यहाँ से एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 272 माइनस 32, ये तो है 272 माइनस 32 डिवाइडेड बाई एक्स कितना है भाई, एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, ये हो गया एम, एक्स मतलब कि डिग्री सेल्सियस, प्लस सी मतलब क्या है बच्चों, सी इंटरसेप्ट होता है यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर कितना है, तो ये 32 है ना, 0 और इसके बीच का कितना है दूरी 32 ही है। तो ऐसा करके निकाल सकते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये मैंने सही लिखा है क्या 4 आएगा, और ये हो जाएगा 140, नहीं सही मैंने तो नहीं लिखा है, आई थिंक सही लिखा है या गलत लिखा है बच्चों, जल्दी बताइए आप। यहाँ पे 242 होता था आई थिंक, यार मैं भूल गया बच्चों, या 212 होता था, 0 और फिर यहाँ पे घटा देंगे तो 180, ठीक है याद आ गया यार, मैं भूल गया था बच्चों, यहाँ पे 212 होता है, ठीक है 212 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, ओके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है वो स्टीम पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। पता नहीं मैंने कहाँ से 272 लिख दिया, थोड़ी सी मेरी गलती थी, बट कोई बात नहीं बच्चों, आप माफ़ तो कर ही सकते हैं 212, ठीक है। बोलेंगे आपको कैसे पता चला, अरे बच्चों मैं यहाँ पे कर रहा था ना, मेरे को पता चला। तो यहाँ पे क्या आता है अगर अब आप घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, और अगर आप चाहें यहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस से गुना कर सकते हैं, प्लस 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। अगर आपको, मैंने बोला था ना, अगर कहीं पे आपको बोल दिया जाए कि 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको बदलिए फ़ारेनहाइट में, तो 27 को यहाँ पर रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो उतना फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। हो गया ना आसान। तो ये तरीका है अगर आप चाहें तो यहाँ पे इससे लाइन का इक्वेशन से कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत हम जनरल तरीका बता रहे हैं जो सभी जगह पे यूज होता है, वो ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एफ पॉइंट हमने ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने कोई सी पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे सी पॉइंट है और ये पॉइंट पे एफ पॉइंट है, सी यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये अब हम एक ट्रायंगल ले लेंगे और इसके थ्रू हम जनरल पॉइंट निकालेंगे। आगे आपको मैं ले चलता हूँ बच्चों, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जनरल हर जगह पे यूज करते हैं लोग, तो हम भी आपको जनरल तरीका ही बता देते हैं, क्या दिक्कत है। समझिएगा, अब आप समझिएगा कि अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप तो सेम होगा, यहाँ से स्लोप इस पॉइंट पे ले लें और यही स्लोप इसके लिए भी तो सेम होगा, क्योंकि स्लोप तो दोनों के लिए सेम है ना यार। ये एंगल तो इस ट्रायंगल के लिए भी सेम है और ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाते हैं। तो सीपीसीटी से वगैरह क्या क्या करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये एंगल थीटा दोनों के लिए सेम है, मतलब टेन थीटा दोनों के लिए सेम है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यही तो स्लोप है। तो टेन थीटा पहले निकाल लेते हैं, पहले इस वाले के लिए, बड़े वाले के लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, ये कितना है दिस माइनस दिस, ठीक है भाई, 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई ये कितना है 100 माइनस 0 बराबर, अब इसका स्लोप लिख लेते हैं इस छोटे वाले का, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये है एफ माइनस 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये सी है और ये 0 है, तो मतलब ये देखिए ना, ये सी पॉइंट है, ये 0 है। बोलेंगे 0 कैसे है, अरे यार हम इस एक्सिस को देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये लाइन मतलब कि ये एक्सिस, क्योंकि पैरेलल है इसके, आ रहा है समझ में, आपको आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा सी माइनस 0। अब आप समझिएगा बच्चों, समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको अरेंज करते हैं, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड ये तो मैंने गलत कर दिया, 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई एफ माइनस 32 इक्वल टू
100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई C माइनस 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझना यहाँ पे। क्यों? ये जनरल है, जनरल फॉर्म आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये जनरल फॉर्म हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? स्टीम पॉइंट, और ये क्या है? आइस पॉइंट, है ना। फ़ारेनहाइट में यही तो था, स्टीम माइनस आइस पॉइंट। ये क्या था? ये भी स्टीम, ये भी आइस पॉइंट, सेल्सियस में था। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट है माइनस ये आइस पॉइंट है, ये सेल्सियस माइनस ये आइस पॉइंट है। मतलब जनरल फार्मूला ये हो गया, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई F माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू, यहाँ पे भी वही स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट। समझिएगा बच्चों, ये अलग के लिए है, ये जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, और ये आपको पता होगा, है ना। स्टीम और आइस पॉइंट आपको पता होगा, लेकिन आप यहाँ पे सेल्सियस के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि इसको हम काट दें, ये अलग के लिए है ना, डिफरेंट है। इसको हम फाइंड करेंगे, है ना, इस टाइप से। चीज़ें नहीं क्लियर हो जाएंगी आगे, मैं बता दूंगा अच्छे से। और समझिएगा, ये सेल्सियस के है ना बच्चों, यहाँ पे सेल्सियस वाले सारे हैं, और यहाँ पे ये सारे फ़ारेनहाइट वाले हैं। समझिएगा, ये फ़ारेनहाइट वाले हैं ना, 212, 32, है ना। और ये 100 और 0 क्या है? ये सेल्सियस वाले हैं। क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। काफ़ी आसान हो गया बच्चों, अब आपको क्लियर होना चाहिए। हम अब आपको एक सवाल देते हैं। मान लेते हैं एक स्केल ऐसा है, स्केल टेढ़ा क्यों बन गया भाई? एक स्केल ऐसा है, एक स्केल बच्चों ऐसा है। समझिएगा, इस स्केल पे आपको दे दिया है कि ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है, और ये केल्विन स्केल है। अब आपको पता करना है, सेल्सियस वाला आसान होता है तो हमेशा सेल्सियस वाला लीजिएगा। सेल्सियस का जो हाई पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, और जो लो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पॉइंट होता है। ये आइस का होता है, ये स्टीम का होता है, तो सबका वही है। और यहाँ पे स्टीम का कितना होता है? 373.15 केल्विन। ये आपको नहीं पता होगा, मेरे को क्यों पता है? 273.15 केल्विन। अब बोलेंगे आपको कैसे पता है? ये चीज़ बच्चों आपको दिया होगा बच्चों, ये नहीं देगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर लिए हैं, है ना, कर लिए हैं। अब बताइए, कोई भी अगर बीच में कहीं पे ये वाला मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, सॉरी ये केल्विन है बच्चों। अब बोलेंगे इन दोनों में रिलेशन चाहिए। अब मान लेते हैं ना, कहीं पे बोल दिया कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आपको बताइए कितना केल्विन है वो, तो कैसे बता पाएंगे? यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमने पीछे क्या चीज़ बताया बच्चों? समझिएगा, स्टीम पॉइंट माइनस, तो स्टीम पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई जो सेल्सियस वाला है, सेल्सियस डिग्री माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इधर वाला। आप केल्विन में आ जाए। केल्विन में क्या है? स्टीम पॉइंट 373.15 केल्विन माइनस जो यहाँ पे आइस पॉइंट है 273.15 केल्विन, और नीचे कितना है बच्चों? जो फ़ारेनहाइट में उनको पता करना है, सॉरी जो केल्विन में पता करना है, माइनस जो उसका आइस पॉइंट है 273.15 केल्विन। ठीक है, अब आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ऊपर कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई C माइनस 0, मतलब कि C ही आ जाएगा ना भाई। ऊपर कितना हो जाएगा? ये भी अगर घटाएंगे तो 100 ही आ रहा है, डिवाइडेड बाई K माइनस 273.15। देखिए ऐसा नहीं है, ये अगर केल्विन है तो आप बोलेंगे डिग्री सेल्सियस में। हम डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ पे 100 कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं आप केल्विन स्केल में जो होता है वो होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में होता है। इफ क्वेश्चन में दे दिया है if 25 degree Celsius, then convert to Kelvin और फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ये दे दिया है ना बच्चों। तो फॉर्मूला आपको पता है कि केल्विन में क्या होता है? 273.15 प्लस C होता है। तो केल्विन स्केल में आप बता सकते हैं 273.15 प्लस सेल्सियस में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये जितना भी हो जाएगा आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा?
यहाँ पे कितना हो जाएगा 892 इतना हो जाएगा बच्चों, केल्विन में इतना केल्विन हो जाएगा। आ गया आंसर। उसी तरीके से आप चाहें तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना होता है 9/5 अभी बताया ना, C+32 बताया था अभी, तो 9/5 हो जाएगा इंटू सी कितना दिया है 25 + 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बार में 45 + 32, ये हो जाएगा बच्चों 7, ये हो जाएगा 7, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो गया। कन्वर्ट कर लिए ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यार। आप अगर ऐसा सवाल वगैरह आ जाए तो आप कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि चीज़ें आसान है। बहुत सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई बच्चों, आसान है, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी बच्चों मिलेंगे आगे यार, बस इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, कुछ नहीं बताया ज़्यादा कुछ, बस चीज़ें ऐसे ही बता दी है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों बड़ा वाला मिलेगा आपको, थैंक यू। मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके बाय।